हिमाचल के 25 गांव को मिलेगी सड़क सुविधा। शिमला में बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का प्रयास। 2 गाड़ियों की हुई जोरदार भिड़ंत। शिमला नगर निगम पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में वीरवार से करवट लेगा मौसम। लोकतंत्र परियोजना बंद करने पर सदन में हंगामा। नशे के खिलाफ सदन में लाएंगे सख्त कानून। हिमाचल में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड ने 102 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 25 गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस काम के लिए नाबार्ड सरकार को 102 करोड़ का लोन देगा। इससे इन 25 गांवों में 152 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से अगले 30 दिनों के भीतर इन सड़क परियोजनाओं को अंतिम रूप देकर काम शुरू कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और इनके रखरखाव के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनका प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश सड़क निर्माण व उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विक्रम आदित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। अन्य विकास कार्य तय सीमा पर पूरे हो, इसके हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए नाबार्ड के अधिकारियों, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से 25 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को राशि मंजूर की गई है। मंजूर की गई परियोजना में मंडी जिले के 5 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। शिमला जिला की 4, प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में सबसे ज्यादा 7 गांव, चंबा के 2, ऊना के 1, बिलासपुर, सिरमौर और हमीरपुर के 2-2 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। जिन 4 जिलों को परियोजना में शामिल नहीं किया गया है, उनमें सोलन, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला शामिल है। हिमाचल की राजधानी शिमला के ढली थाना क्षेत्र के जुनगा में रात के अंधेरे में एक युवक ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म की कोशिश की। इस तरह की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। महिला के शोर मचाने पर वहां पहुंचे महिला के बेटे ने युवक को पकड़ लिया और उनकी धुलाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता के बेटे की शिकायत पर युवक के खिलाफ ढली थाने में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार रात घर में पूरा परिवार सो रहा था, तभी एक युवक खिड़की से घर में घुस गया और 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला के कमरे में पहुंचकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। महिला की शोर मचाने पर महिला के बेटे व अन्य परिजनों ने युवक को पकड़ा और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद आरोपी को पुलिस को सौंपा गया। शिकायत में कहा गया कि बुजुर्ग महिला को इस दौरान हल्की चोटें भी आई है। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय मनीष के रूप में हुई है। वह शिमला के फागू का रहने वाला है। आरोपी पेशे से चालक और टिप्पर चलाता था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 511 व 452 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल के सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से आए दिन कई सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। मामला राजधानी शिमला के मतियाना का है। यहाँ 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरी कार में सवार चालक सहित 5 लोगों को हल्की चोटें आई है। मृतक की पहचान नंदलाल कश्यप, अध्यक्ष अनुसूचित जाति ब्लॉक कांग्रेस ठियोग के रूप में हुई है। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ठियोग लाया गया। वहीं पुलिस ने धारा 279 और 337 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नंदलाल अपनी कार में 3 स्कूली बच्चों तथा 2 अन्य लोगों के साथ सफर कर रहा था। इस दौरान मतियाना में गलत दिशा से आ रही एक कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके चलते वाहन में बैठे सभी लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को ठियोग अस्पताल लाया गया, जहां से उन्होंने आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। यहां उपचार के दौरान वाहन चालक नंदलाल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी कार में चालक सहित 5 लोग सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल ठियोग लाया गया। मामले की पुष्टि डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने की है। हिमाचल चुनाव आयोग ने शिमला नगर निगम के वार्ड डिलिमिटेशन को सही ठहराया है।
हाईकोर्ट में आयोग ने अपने जवाब में कहा कि वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के साथ साथ पुराना डिलिमिटेशन तरीका सही है। इसके पीछे दलील दी गई कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही वार्डों का डिलिमिटेशन किया गया है। कोविड के कारण अभी तक कोई नई जनगणना के आंकड़े नहीं मिले हैं, जिससे वार्डों के पुनर्सीमांकन की आवश्यकता हो। प्रार्थी राजेंद्र ठाकुर और श्रवण कुमार ने वार्डों की संख्या घटाने और डिलिमिटेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दलील दी गई कि नगर निगम के वार्डों की संख्या 41 के घटाकर 34 करने के साथ साथ पुराना डिलिमिटेशन तरीका असंवैधानिक है। वार्डों की संख्या घटाना हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश नगर निगम नियम 2012 का सरासर उल्लंघन है। दलील दी गई कि वार्डों को 34 से बढ़ाकर 41 करने की प्रक्रिया कानूनन पूरी की गई थी। इस प्रक्रिया में चुनाव संबंधी सभी नियमों का पालन किया गया था। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के अधिनियम में संशोधन का कोई औचित्य नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में गुहार लगाई है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश जारी किए जाए। मामले पर आगे सुनवाई 5 अप्रैल को निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से कलबट रहने वाला है। बुधवार को शिमला में धूप के बीच हल्के हल्के बादल आसमान में छाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 30 मार्च से 1 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने 31 मार्च को प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। कि कल से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब होगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ कल से अप्रोच कर रहा है, तो उसके चलते 30, 31 और 1 तारीख तक मौसम खराब रहेगा और प्रदेश के सभी एरियाज में जो है बारिश होगी। ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है और बीच में ये भी संभावना है कि हेल स्टॉर्म्स और तेज़ हवाएं भी बीच बीच में आ सकती हैं जी। उसके बाद फिर से 3 और 4 तारीख के आसपास फिर से मौसम खराब होगा, तो करीब करीब जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है लगभग जो है मौसम खराब रहने वाला है। 1-2 दिन बीच में रिलीफ मिल सकता है। किसी तरह का कोई 30 तारीख का अलर्ट है, उसमें कुछ संभावनाएं है कि 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है और हेल स्टॉर्म खासकर जो है जिसकी संभावना है, तो उसके चलते जो है ऑरेंज अलर्ट हमने 31 को रखा हुआ है। ये सरकार द्वारा सर आपने भी सवाल उठाया है सर, किस तरह से देखते हैं? आज विधानसभा में एक प्रश्न लगा था, उस प्रश्न के उत्तर में ये जवाब आया था कि जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने बहुत सारा वक्त इमरजेंसी के दौरान जेल में गुजारा, जेल की सलाखों के पीछे, उनके लिए हमने लोकतंत्र प्रहरी करके एक योजना शुरू की थी। और वो योजना सिर्फ योजना ही नहीं है, वो बिल ला करके एक्ट की शेप में हमने उसका पारण किया था और वो एक कानून बना था। उसको बंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद एक निर्णय किया गया और आज जब प्रश्न लगा तो उस प्रश्न के जवाब में भी यही कि इसको बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया। तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से ये जानना चाह रहा था कि आखिर वजह क्या है। हम कांग्रेस के उन मित्रों से ये पूछना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से, क्या आप इमरजेंसी के समर्थन में हैं या विरोध में? क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी उसकी सबसे बड़ी वजह बनी थी कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव की जो याचिका वो चल रही थी उस पर निर्णय दिया था और उनको उससे उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी और रद्द होने के पश्चात फिर वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रही थी किसी सूरत में। ऐसे में 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा की गई रात के अंधेरे में और हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश भर से लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया।
आज पर्टिकुलरली जिस प्रकार से वो बात कह रहे थे कि इसमें वो लोग हैं जो आरएसएस के हैं, क्या जॉर्ज फर्नांडिस आरएसएस के थे? क्या उस वक्त के जो उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण जी, क्या वो आरएसएस के थे? और शायद मेरे ख्याल में मायावती भी उसमें रही है अंदर, और बहुत सारे लोग ऐसे, एक ने अनेकों लोग जो अलग अलग विचारधारा के थे, लेकिन लोकतंत्र के हनन के खिलाफ, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जैसे इमरजेंसी लगाई गई, उसका विरोध करते हुए जिसने भी आवाज उठाई उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और मीसा डीआईआर के तहत जो है वो उस प्रकार से मामले दर्ज किए गए। हमारे श्री शांता कुमार जी जेल की सलाखों के पीछे रहे, 19 महीने जेल में रहे वो। इसलिए हमने एक निर्णय किया था कि जिनने उस वक्त कठिन दौर में, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में इमरजेंसी सिर्फ एक बार लगी और इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो इमरजेंसी, और उस वक्त लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जिन लोगों ने उस वक्त अपनी बात कही थी, उनके परिवार, और उसके कारण उनको जो है सजा हुई, और सजा के कारण जो है जेल की सलाखों के पीछे बड़े लंबे समय तक उनको रहना पड़ा। तो उनके लिए हमने एक योजना जो शुरू की थी हिमाचल प्रदेश में, लोकतंत्र प्रहरी के नाते, उस योजना के अंतर्गत हमने 20,000 रुपए और 12,000 रुपए उनको माह का देने का निर्णय किया था। और उनकी संख्या लगभग 80 के करीब हिमाचल प्रदेश में अभी वर्तमान में है, क्योंकि अधिकांश तो की मृत्यु हो चुकी है। और ये योजना राजस्थान में भी, ये योजना मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बहुत सारे राज्यों में है। बात ठीक है कि एक शायद मेरे ख्याल में राजस्थान में कोर्ट में ये मामला गया है। ऐसे में हमने इस बात को लेकर के आज अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को ओर से कोई संतोषजनक जवाब तो उसमें मिला नहीं। लेकिन हमने उनसे कहा है कि आप उस पर पुनः विचार करें, पुनः विचार करने के बाद इस योजना को बहाल करें और सब चीजें बंद करना, क्योंकि वर्तमान सरकार का एक काम करने का तरीका यह है कि सब कुछ बंद करना। और अब तो लोकतंत्र के लिए जिन लोगों ने लड़ाई थी, उनके लिए जो थोड़ा सा मानदेय हम देते थे, उस मानदेय को भी बंद कर दिया। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसलिए हमने हाउस के अंदर इस मामले को आज उठाया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के खत्म होने में अब लगभग 6 दिन बाकी है। जहां आज प्रदेश सरकार का पहला बजट सदन से पास होगा, तो वहीं इस बजट सत्र में सरकार ने वाटर सेस लगाने पर भी कानून पास किया। ऐसे में जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रदेश में नशे को रोकने की बात करते रहते हैं, लिहाजा उम्मीद है कि इसी सत्र में सरकार नशे को लेकर भी नया और कड़ा कानून प्रदेश विधानसभा में पेश कर सकती है। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नशे के खिलाफ उनकी सरकार जल्द ही एक कड़ा और सख्त कानून लाने जा रही है। एक वाटर सेस के मुद्दे को लेकर बात हुई है। उन्हें मैंने बताया कि ये किसी पानी पर नहीं लग रहा है, ये जनरेशन पर लग रहा है। इससे पंजाब का कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल में नहीं है, लेकिन बीबीएमबी का जो प्रोजेक्ट है उसमें उनकी हिस्सेदारी है। इस दृष्टिकोण से हमने बात की है। दूसरा, हमने शानन का 2024 में वो उसकी लीज पूरी हो रही है, उस संदर्भ में बात की है। तीसरा, हमने टूरिज्म से रिलेटेड बात की है। तीनों मुद्दों पर हमारी बड़ी अच्छी चर्चा हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम जो भी संवाद के द्वारा सभी समस्याओं का हल निकालेंगे, और हमारी चीफ सेक्रेटरी की एक टीम उनके पास जाएगी और उस संदर्भ में उनकी टीम भी जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर है उसके पास जाएगी, और जो समस्याएं हैं या जो मसले हैं उनको संवाद के द्वारा हल किया जाए। लोकतंत्र प्राधिकारी सम्मान योजना को लेकर सवाल विपक्ष ने उठाए हैं, वो जब बिल आएगा तभी उसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री प्रदेश में जो नशे के सौदागर हैं, जो नशा बेचते हैं और जो नशे के कारोबार में लगे हैं, इस संदर्भ में हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। इस बारे में
विभाग ने हमें कुछ प्रस्तुति भी दी है। जल्दी ही हम इस मामले में एक सख्त कानून लाने जा रहे हैं। जो संपत्ति नशा बेचकर बनाई गई होगी उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि हम अपने युवा साथियों को नशे के अंधेरे में धकेल नहीं सकते, और जो नशे बेचने वाले हैं उनके लिए और सख्त कार्रवाई के लिए हम ये कानून लाने जा रहे हैं। सर, इसमें कुछ अधिकारी जो आपने लंबे समय से बॉर्डर एरिया में है, चाहे वो एक्साइज टैक्सेशन। देखिए, जो पुलिस के कुछ अधिकारी जो लंबे समय से बॉर्डर एरिया में हैं, या एक्साइज वाले अधिकारी कुछ बॉर्डर एरिया में हैं, वो रोटेट किए जाएंगे।